हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्राइंगल्स। नाइन्थ क्लास में भी आपने ट्राइंगल्स का चैप्टर पढ़ा था, टेंथ क्लास में भी आपका ट्राइंगल्स का चैप्टर है। उसमें आपने नाइन्थ क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था, टेंथ क्लास में आप सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आना चाहिए। देन फिर आप जो है सिमिलर ट्राइंगल्स की कुछ बेसिक थ्योरम्स डेराइव करेंगे और उनको यूज करके बाकी थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। अब ये सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है बेटा? कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है ऐसी फिगर्स जो सेम शेप और सेम साइज में हो। इसके लिए दो कंडीशन होती है बेटा, सेम शेप एंड सेम साइज। जो भी फिगर है अगर उनकी शेप भी एक जैसी है, साइज भी एक जैसा है, तो ऐसी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहा जाता है। और सिमिलर फिगर्स के लिए क्या होता है, शेप डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट शेप्स बट सॉरी शेप सेम होती है, सेम शेप और साइज डिफरेंट होता है। सेम शेप्स बट डिफरेंट साइज। शेप एक जैसी हो बट साइज अलग अलग हो तो ऐसी फिगर्स को सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। और सेम शेप सेम साइज में जो हो उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहा जाता है। जैसे बेटा आपके पास मान लीजिए कि दो सर्कल हैं और दो सर्कल्स की रेडियस सेम है। ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, और रेडियस दोनों की सेम है। अब ये दोनों जो सर्कल होंगे ये आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे, क्योंकि सर्कल की शेप तो एक जैसी होती है और रेडियस सेम होने के कारण साइज भी एक जैसा होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बन गए। बट अगर आप दो सर्कल लेते हैं लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग कर देते हैं, तो अब रेडियस दोनों की डिफरेंट होने के कारण मान लीजिए इसकी रेडियस r1 है जबकि इसकी रेडियस r2 है। अब शेप तो एक जैसी होगी सर्कल होने के कारण, बट साइज अलग अलग होगा रेडियस अलग अलग होने के कारण। तो ये जो एग्जांपल है ये सिमिलर सर्कल्स के हो गए, जबकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए। इसी तरह से आप मान लीजिए कि दो स्क्वायर लेते हैं। अब आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर इनकी साइड्स भी इक्वल ले ली जाए, सपोज करो कि इसकी साइड ए यूनिट है और इसकी साइड भी ए यूनिट है, तो ये दोनों जो स्क्वायर्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स होंगे, बिकॉज सेम शेप सेम साइज, साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे और स्क्वायर की शेप भी एक जैसी होगी। लेकिन अगर आप दो स्क्वायर लेते हैं बट उनकी साइड्स अलग अलग कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक की साइड ए यूनिट कर दी, एक की साइड बी यूनिट कर दी। सपोज करो इसकी ईच साइड 10 यूनिट्स है जबकि इसकी ईच साइड आपकी 8 यूनिट्स है, तो इनकी शेप तो एक जैसी है बट साइज दोनों के डिफरेंट होंगे, तो ये आपके सिमिलर स्क्वायर्स कहलाएंगे, जबकि ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसी तरह से आपके पास मान लीजिए दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। अगर इन दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इनकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स अलग अलग ले ली जाए तो ये शेप तो एक जैसी होगी बट साइज अलग अलग होंगे, इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। तो आपको मैंने सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में बताया। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए बेटा सेम शेप सेम साइज होना जरूरी है, जबकि सिमिलर फिगर्स के लिए शेप तो एक जैसी हो बट साइज अलग अलग होंगे। अब इसके लिए क्या कंडीशंस होती है कि कब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे और कब दो फिगर आपके सिमिलर कहलाएंगे। अगर आपके पास कोई भी दो फिगर है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो आपके क्वाड्रिलेटरल है, चाहे आपके पास कोई भी पॉलीगन है लाइक पेंटागन, हेक्सागन, इनमें से कोई भी जैसे है आपके पास, अगर उन दोनों शेप्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सारी इक्वल हैं
और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी सारे इक्वल हैं, तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी इक्वल ना होकर प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो में हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, तो वो हमेशा सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। एक चीज दोनों में कॉमन होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होंगे और सिमिलर फिगर्स में भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये कंडीशन दोनों में होती है। जबकि दूसरी कंडीशन जो है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि सिमिलर फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। यदि ये साइड मान लीजिए आपके पास 5 यूनिट है और ये साइड आपके पास मान लीजिए कि 3 यूनिट है, तो आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो 5:3, 5:3, 5:3, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसका भी ईच 60 डिग्री होगा, जबकि इसका भी ईच 60 डिग्री होगा। अगर इनकी साइड्स आप मान लीजिए कि ये 10 यूनिट्स ले रहे हैं और इसकी साइड्स मान लीजिए आप 8 यूनिट्स ले रहे हैं, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो 10:8 यानी 5:4, 5:4, 5:4, 5:4, ये आपको सेम मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम आएंगे। बट और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे तो इसका ईच एंगल भी 90 डिग्री है, जबकि इसका ईच एंगल भी 90 डिग्री है। तो सिमिलर फिगर्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये आपकी कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन है कॉन्ग्रुएंट होने के लिए और सिमिलर होने के लिए। अब क्योंकि हम ये जो चैप्टर है वो ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं और इसमें हम दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के बारे में पढ़ेंगे, तो नेचुरल है कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर तब कहलाएंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। और सिमिलर होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। इट मींस दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे यदि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ द एक्सरसाइज स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें आपने बेटा वर्ड्स आपको ऑलरेडी गिवन है, उसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करना है। आपको मैंने बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है और सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन होती है। सिमिलर के लिए सेम शेप सेम साइज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सेम शेप डिफरेंट साइज होने चाहिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एंगल्स इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। जबकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम शेप सेम साइज, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो। अब पहला जो है इसमें ये लिखा है ऑल सर्कल्स आर। अब सर्कल्स की शेप सभी की सेम होती है बट रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब सेम शेप होगी बट कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपकी उनकी सरकमफेरेंस होगी वो अलग अलग आएगी, इसलिए ये सिमिलर का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप सिमिलर करेंगे। नेक्स्ट इज ऑल स्क्वेयर्स आर। अब स्क्वेयर्स जो हैं सभी की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, बट साइड्स अलग अलग होने के कारण उनकी शेप जो है वो आपकी एक जैसी होगी बट साइज अलग अलग आएंगे, इसलिए ये भी आपका सिमिलर का एग्जाम्पल होगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ट्राइंगल्स बेटा तीन टाइप के हो गए साइड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल। लेकिन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो उनकी शेप हमेशा एक जैसी होती है, साइड अलग अलग हो सकती हैं। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे सिमिलर ट्राइंगल्स के एग्जाम्पल हैं, बिकॉज सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होगा, शेप आपकी एक जैसी होगी, साइज अलग अलग हो सकती है, ये भी सिमिलर का एग्जाम्पल है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन हैं जिसकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, आर सिमिलर। अब सिमिलर होने के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पे आप इक्वल भरेंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर होने के लिए हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल देने बेटा। तो आप two circles are similar, two equilateral triangles are similar, two squares are similar। आप इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनकी सेम शेप हो और डिफरेंट साइज हो, जिनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो आपके इक्वल हों। नॉन सिमिलर फिगर्स में आप बता सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक स्क्वायर है और एक रम्बस है, ये नॉन सिमिलर का एग्जाम्पल है। एक जैसे एक आपके पास स्केलन ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो भी नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह के आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं जिनमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकते हैं डिफरेंट हो, या कोरस्पॉन्डिंग साइड जिनकी प्रोपोर्शनल ना हो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल ना होने की या कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना होने की, तो वो नॉन सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। तो इस तरह के आप बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। सिमिलर होने के लिए सेम शेप डिफरेंट साइज होंगे और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब आप यदि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में देखते हैं तो इसकी ईच साइड जो है 1.5 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी ईच साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यदि इनका रेशियो निकाला जाए तो प्रत्येक कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 के इक्वल है। इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। बट यदि आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखें तो ये एक स्क्वायर है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री है, जबकि ये एक केवल आपके पास रम्बस है, इसमें केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, बट ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है बट कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, देयरफॉर these two quadrilateral are not similar। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नाउ मैं आपको कुछ इस चैप्टर की बेसिक थ्योरम्स करा रहा हूँ बेटा। बेसिक थ्योरम्स वो होती हैं जिनके ऊपर सारी जो थ्योरम्स आपने प्रूव करनी है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। इन्हीं को बेस मान के आपने बाकी की थ्योरम्स प्रूव करनी है या बाकी की एक्सरसाइजेस आपने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले जो आपकी बेसिक थ्योरम है उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है, उसी के नाम पे इसका नाम दिया गया थेल्स थ्योरम, या इसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एब्रीविएशन में इसे बीपीटी भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कोई भी थ्योरम जो होती है बेटा उसमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखी जाती है। स्टेटमेंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि उसमें हमें गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। प्रूव करने के लिए कई बार हमें कंस्ट्रक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन में हमें ये बताना होता है कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, फिर उस थ्योरम का हमें प्रूफ देना होता है। तो इट मीन्स आपका पहला स्टेप होगा स्टेटमेंट, दूसरा होगा उसका गिवन, तीसरा होगा टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन, और लास्ट में आपने उसका प्रूफ देना है। प्रूफ में आप स्टेप बाय स्टेप उसका रीजन बताएंगे प्रूफ देने के लिए कि वो स्टेप कहाँ से आ रहा है, क्या आपको गिवन है या आपने कोई थ्योरम यूज की है, वो सारी चीजें आपने प्रूफ में देनी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये स्टेटमेंट जो है इसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं तो जो लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो साइड होगी वो अदर टू साइड्स को सेम, वो लाइन जो होगी वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इस स्टेटमेंट से हमने डिसाइड करना है कि आपको क्या गिवन है और आपने क्या प्रूव करना है। और ये जो स्टेटमेंट है ये सभी ट्राइंगल्स के लिए ट्रू है। तो इसके लिए आप कोई भी एक पार्टिकुलर ट्राइंगल लेंगे, उस ट्राइंगल के ऊपर ये चीज आपने प्रूव करके दिखानी है। तो गिवन और टू प्रूव के लिए बेटा एक सिंपल सा ट्रिक होता है। कोई भी स्टेटमेंट होता है वो इफ से स्टार्ट होती है यदि, और कॉमा हो या यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज किया जाता है देन, जैसे कॉमा की जगह कई बार देन होता है। इफ का मतलब होता है यदि ऐसा है, ये चीज आपको गिवन है,
और देन का मतलब है तो वैसा होगा, इट मीन्स वो आपने प्रूव करके दिखाना है। तो गिवन इफ के बाद जो भी आपके पास है वो आपका गिवन हो गया, और देन या कोमा के बाद जो भी है वो आपका टू प्रूव हो गया। तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इसका मतलब आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल में एक लाइन ड्रा की गई है, उसकी एक साइड के पैरेलल जो अदर टू साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो वो लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये चीज आपने प्रूव करके दिखानी है। तो इसमें पहले आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि आपने ये प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सभी ट्राइंगल्स के लिए ट्रू है, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो। तो उसके लिए हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कीजिए ट्राइंगल है आपके पास ABC। अब इस ट्राइंगल में आपने तीनों साइडों में से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, चाहे वो आप AB के पैरेलल ड्रा करें या आप BC के पैरेलल या AC के पैरेलल। तो सपोज करें हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर रहे हैं और इसे नाम दे रहे हैं हम DE। नाउ DE इज पैरेलल टू BC। अब ये जो DE है ये AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे, टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन। अब प्रूव करने के लिए आपने एक ट्राइंगल सेलेक्ट किया, तो इसमें आप इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC a line DE is drawn parallel to BC which intersects AB at D and AC at E। ये आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल में एक लाइन DE ड्रा की गई है जो BC के पैरेलल है और जो AB और AC को D और E दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब आपने इसमें लिखना है टू प्रूव। प्रूव क्या करना था बेटा आपने, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि ये लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो का मतलब है जो रेशियो AD और DB का होगा वही रेशियो AE और EC का होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये आपने प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें आप स्टेप लेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप होता है बेटा ये सभी थ्योरम्स में जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आवश्यकता नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, पॉइंट D से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। सपोज करो इस पॉइंट को आपने एज्यूम कर लिया DP। E से आप AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसे एज्यूम कर ले आप Q। तो ड्रा DP परपेंडिकुलर ऑन AC, EQ परपेंडिकुलर ऑन AB। इसके अलावा आप D को C से ज्वाइन करें एंड E को B से ज्वाइन करें। तो आप लिखेंगे इसमें ड्रा DP परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ज्वाइन, किसे ज्वाइन किया आपने, CD एंड BE, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए स्टेटमेंट हो गई, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका हम देंगे प्रूफ। प्रूफ देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो आपने प्रूव करना है वो देखें आप। इसका जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप AD और DB का रेशियो है, जबकि राइट हैंड साइड में आप AE और EC का रेशियो है।
तो हम क्या करेंगे, इसमें एडी और डीबी का जो रेशियो है, इस रेशियो को दो ट्राइंगल्स के एरियाज के रूप में एक्सप्रेस करना है, और एई और ईसी के रेशियो को भी आपने टू ट्राइंगल्स के एरियाज के रूप में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आप इनके बीच ये रिलेशन बना के दिखाएंगे कि ये दोनों इक्वल है। अब आपने कौन से दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। आप इस फिगर में दो ट्राइंगल ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिनमें एक का बेस एडी है और एक का बेस डीबी है। दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं जिनमें से एक का बेस एडी है और एक का बेस डीबी है, और वर्टेक्स दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एडी बेस ले रहे हैं तो ये हो गया, डीबी बेस ले रहे हैं तो ये हो गया, और वर्टेक्स दोनों ट्राइंगल्स का सेम होना चाहिए। तो वर्टेक्स आपने यहाँ पे ई लेना पड़ेगा, ताकि ए डी ई, इसमें ए डी बेस हो जाएगा, ई वर्टेक्स हो जाएगा, और डी बी ई, इसमें भी डी बी बेस हो जाएगा और ई इसका वर्टेक्स हो जाएगा। तो आप इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालेंगे। तो पहले लेंगे आप एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डी बी ई। अब आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ 1/2 इंटू बेस, बेस एडीई का आपने एडी लिया है तो एडी इंटू हाइट। यदि आप बेस एडी ले रहे हैं तो अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा इसका, अपोजिट वर्टेक्स यदि बेस ले रहे हैं तो अपोजिट वर्टेक्स ई हो गया, और ई से आप बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ई क्यू परपेंडिकुलर ऑन एडी है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो ई क्यू हो जाएगी बेटा, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई। डीबीई में हाफ इंटू बेस, बेस आप इसका ले रहे हैं डीबी। अब डीबी यदि आप बेस ले रहे हैं तो इसका तीसरा वर्टेक्स ई है, और ई से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपका हाइट जो होगी वो ई क्यू हो जाएगी। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि अगर आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी जो हाइट होगी वो ट्राइंगल के अंदर ही होगी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी हाइट उसकी एक साइड ही होती है, जबकि आपके पास अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आपकी हाइट जो होगी वो ट्राइंगल से बाहर आएगी। तो ये जो केस है यहाँ पे यही दिखाया गया है, डी बी ई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसलिए इसकी हाइट ई क्यू बाहर होगी ट्राइंगल से। बट वर्टेक्स इसका अगर डी बी बेस ले रहे तो वर्टेक्स ई होगा, और ई से हम एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं ई क्यू, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब इनको कंपेयर करें तो आप देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई क्यू से ई क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास ए डी और डी बी का रेशियो आ गया। आपको एडी और डीबी का रेशियो चाहिए था, और आपने दिखाया कि एडी और डीबी का रेशियो इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियो के इक्वल है। अगेन अब आप वो दो ट्राइंगल सेलेक्ट कीजिए जिनमें एक का बेस एई हो और एक का बेस ईसी हो। अगर एई और ईसी बेस ले रहे हैं तो आपके पास एक ट्राइंगल तो एडीई आ जाएगा, तो आप लिखेंगे एरिया ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाई, अब आपको बेस चाहिए ईसी, ईसी बेस लेंगे। अब दोनों ट्राइंगल में वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तो ए डी ई और ई सी डी, अब इन दोनों का वर्टेक्स यहाँ पे डी आ जाएगा, तो ए डी ई एंड ट्राइंगल ई सी डी, एरिया ट्राइंगल ई सी डी। अब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पिछली बार हमने एडीई का बेस एडी लिया था तो वर्टेक्स इसका ई हो गया था, अब की बार हम बेस इसका ए ई लेंगे तो वर्टेक्स इसका डी हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा इसका ए ई, और बेस यदि ए ई ले रहे हैं तो हाइट इसकी हो जाएगी डीपी, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ई सी डी में बेस आपने ई सी लेना है, तो 1/2 इंटू में बेस इसका ई सी हो गया, और इंटू में इसकी हाइट, यदि बेस ईसी ले रहे हैं तो तीसरा वर्टेक्स डी बच गया, और डी से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो इसकी हाइट जो होगी वो डीपी के इक्वल होगी। ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो हाइट ट्राइंगल से बाहर होगी, बट एक वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे एक ही परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं तो हाइट इसकी डीपी ही होगी। अब 1/2 से 1/2 और डीपी से डीपी कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई ए ई
अपोन में EC। इट मीन्स AE और EC का जो रेशियो है वो इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियो के इक्वल है, और AD और DB का जो रेशियो है वो इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज के रेशियो के इक्वल है। अब हमने ये दोनों रेशियोज इक्वल प्रूव करने हैं। अब ये दोनों रेशियो इक्वल तब होंगे जब ये वैल्यूज इक्वल होंगी। अब इनको यदि हम देखें तो इसका नोमिनेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और इसका नोमिनेटर भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल सेम है तो उनके एरियाज भी सेम होंगे। अब डिनोमिनेटर देखा जाए तो इसका एरिया है ट्राइंगल DBE का, इसमें एरिया ट्राइंगल ECD का। यदि हम ये प्रूव कर दे कि DBE और ECD इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं, तो नोमिनेटर सेम ट्राइंगल होने के कारण एरिया इक्वल, डिनोमिनेटर के ट्राइंगल्स के एरियाज भी इक्वल, तो ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, और यदि ये वैल्यू इसकी इक्वल है तो ये भी इसकी इक्वल होगी, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। अब इनको इक्वल कैसे प्रूव किया जाए? सो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच लाई करने वाले ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच आप जितने भी ट्राइंगल्स बनाएंगे सेम बेस लेकर, लाइक ये, इनमें से आप कोई भी ट्राइंगल ले लें, इन सब का एरिया सेम आएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। अब ये मान लो कि A1BC है, ये मान लो कि A2BC है, और ये मान लो कि A3BC है, तो इन सब का बेस सेम है, यानी कि BC। अब ले लेंगे इनकी हाइट। अब आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, तो इसकी हाइट भी सेम होगी, इसकी हाइट भी वही होगी और इसकी हाइट भी वही होगी। इनकी हाइट को यदि हम h से डिनोट करें तो हाइट सभी की सेम आएगी, तो बेस भी सेम, हाइट भी सेम, तो इट मीन्स इनका एरिया भी सेम आएगा। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच लाई करने वाले ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो DE लाइन थी ये BC लाइन के पैरेलल है, और इनमें आप दो ट्राइंगल आपने बनाया था, एक DBE और एक आपने ECD। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस BC पे बने हुए हैं, वर्टेक्स दोनों के नीचे की तरफ है, बेस ऊपर है, DBE बेस DE हो गया, वर्टेक्स B हो गया, और DE बेस हो गया और वर्टेक्स C हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE पे और सेम पैरेलल लाइंस के बीच लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। नाउ एरिया ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ECD, because triangle DBE and triangle ECD lies on same base। सेम बेस इनका आपने लिया DE, and between same parallel lines are DE and BC। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE और सेम पैरेलल लाइंस के बीच लाई कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, सो वी कैन से, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो नोमिनेटर ऑलरेडी सेम ट्राइंगल है, उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ट्राइंगल ECD। अब इसे आप यदि 1 से डिनोट करते हैं और इसे आप डिनोट करते हैं 2 से, अब ये वैल्यू AD अपॉन DB की इक्वल है और ये वैल्यू AE अपॉन EC की इक्वल है, और ये दोनों इक्वल आपने प्रूव कर दी। जब ये दोनों इक्वल है तो ये जिनकी इक्वल होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो देयरफॉर बाई 1 and 2 we can say AD upon DB equal to AE upon EC, hence proved। और यही आपने प्रूव करके दिखाना था।
एक्चुअल में इसमें बेटा इस थ्योरम को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप रेशियो ले रहे हैं एडी अपॉन डीबी, तो इधर से एई अपॉन ईसी हो जाएगा। रेशियोज की दोनों टर्म्स में आप सेम वैल्यू ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता। आप दोनों तरफ सेम वैल्यू ऐड कर दें या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप रेशियोज के रेसिप्रोकल लेंगे तो भी वो इक्वल ही रहेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डीबी अपॉन एडी, तो इधर से हो जाएगा ईसी अपॉन एई। यदि आप ऐसे लेते हैं एडी अपॉन एबी, तो एडी के अकॉर्डिंग एई और एबी के अकॉर्डिंग एसी हो जाएगा। अगर आप लेते हैं डीबी अपॉन में एबी, तो डीबी के अकॉर्डिंग ईसी अपॉन में एबी के अकॉर्डिंग एसी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस रेशियो को किसी भी तरह से चेंज करके मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। थ्योरम आपकी यही रहेगी। अब इस थ्योरम को हमने कब यूज करना है? जब आपको किसी भी ट्राइंगल्स में ये दिया हो कि एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रा की गई है और आपने प्रूव करना हो कि वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इन दैट केस आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम यूज करना है। सेकंड बेसिक थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। पिछली थ्योरम हमने पहली जो थ्योरम पढ़ी थी वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी और ये थ्योरम उसका कन्वर्स है। अब किसी भी थ्योरम और उसके कन्वर्स में क्या डिफरेंस होता है बेटा? जो हमारे पास बेसिक थ्योरम थी उसमें जो गिवन होता है वो कन्वर्स में हमने प्रूव करके दिखाना होता है, और उसमें जो हमने प्रूव करके दिखाया था वो हमें कन्वर्स में गिवन होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको गिवन था कि कोई भी एक लाइन है जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रा की गई है, और प्रूव ये करना था कि वो लाइन ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब हम इसका कन्वर्स कर रहे हैं, तो कन्वर्स में जो हमने प्रूव किया था वो हमें गिवन होगी, यानी कि कोई भी एक लाइन है जो ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, और जो हमें वहां पे प्रूव किया था वो यहाँ पे गिवन है, और जो वहां पे हमें गिवन था ये हम प्रूव करके दिखाएंगे कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, यानी एक लाइन है जो ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगी। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई भी थ्योरम है सबसे पहले अगर बेसिक थ्योरम कर रहे हैं तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटा, इफ के बाद जो भी है वो आपको गिवन है और देन के बाद या कोमा के बाद जो भी है वो आपने प्रूव करना है। तो आपको गिवन है एक लाइन जो ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आप इसमें गिवन लिखेंगे। अब प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये सभी ट्राइंगल्स के लिए ट्रू है, तो आप कोई भी एक पार्टिकुलर ट्राइंगल लेंगे और उसके ऊपर ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो उस ट्राइंगल को हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल आपके पास ABC है। अब आपने एक लाइन लेनी है जो ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे। सपोज करें वो लाइन हमने ले ली DE, तो आप इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ए लाइन DE intersects AB at D and AC at E such that AD upon DB equal to AE upon EC। आपने बताया कि DE एक लाइन है जो ट्राइंगल की साइड्स AB और AC को पॉइंट D और E पे इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है। इट मीन्स ये लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये आपको गिवन है। अब आपने प्रूव करना है, टू प्रूव then the line is parallel to third side. It means we have to prove that DE is parallel to BC। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें कैसे प्रूव करेंगे? कोई भी आप थ्योरम जब प्रूव कर रहे हैं सीरियल नंबर में बेटा,
तो पिछली जो थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं उसको आप अगली थ्योरम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो जब कन्वर्स प्रूव करना है तो आप उसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो इसका अब हम प्रूफ देंगे। प्रूफ में हम एक कंट्राडिक्शन यूज करेंगे। आप एज्यूम कर लें कि ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल नहीं है। इफ पॉसिबल लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हमने मान लिया कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। एक्चुअल में हमने डीई को बीसी के पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। अब बेटा जब आपको कोई भी एक पॉइंट दिया गया है और एक लाइन दी गई है, तो उस पॉइंट में से एक लाइन एटलीस्ट जरूर एग्जिस्ट करेगी जो गिवन लाइन के पैरेलल हो। जैसे मान लो आपके पास ये लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट में से आप इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, बट उनमें से एक लाइन जरूर होगी जो गिवन लाइन के पैरेलल होगी। अब आपने एज्यूम कर लिया कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, तो डी से एक लाइन तो जरूर एग्जिस्ट करेगी जो डी में से पास भी हो और बीसी के पैरेलल भी हो। तो आप एज्यूम कर लो कि लेट डी एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, एंड लेट डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। हमने मान लिया कि डीई बीसी के पैरेलल नहीं है। अब डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो डी से एक लाइन जरूर एग्जिस्ट करेगी जो बीसी के पैरेलल होगी, और हमने मान लिया कि वो लाइन डी एफ है। डी एफ इज पैरेलल टू बीसी वेयर एफ लाइज ऑन एसी। नाउ अब डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो यहां पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। नाउ डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी वी कैन से AD upon DB, AD upon DB इक्वल टू AF अपॉन में FC। अब क्योंकि DF BC के पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, बट वी आर गिवन दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको देखो गिवन में दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी लाइन डीई इंटरसेक्ट्स AB at D and AC at E such that AD upon DB equal to AE upon EC। ये आपने बीपीटी से प्रूव कर दिया और ये आपको गिवन है। जब आप प्रूफ देते हैं बेटा हर स्टेप के साथ उसका रीजन लिखना होता है कि ये वैल्यू कहां से आई, क्यों आई। अब देखो एडी और डीबी का रेशियो एएफ और एफसी के रेशियो के इक्वल भी है, एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के इक्वल भी है। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं, क्योंकि एक ही रेशियो इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों रेशियो भी इक्वल होंगे। एएफ अपॉन में एफसी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। एएफ अपॉन एफसी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। अगर आपके पास दो रेशियोज इक्वल हैं और इक्वल वैल्यूज में अगर आप सेम वैल्यू ऐड ही रहेंगे तो आप दोनों रेशियोज में 1 ऐड कर दें। 1 ऐड करते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो इधर आपके पास हो जाएगा एएफ अपॉन में एफसी प्लस 1 इक्वल टू एई अपॉन में ईसी प्लस 1। यदि आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, एएफ प्लस एफसी अपॉन में एफसी हो जाएगा बेटा, और यहां पे आ जाएगा आपके पास
AE प्लस EC अपोन में EC, एलसीएम लेंगे 1/1 करके, FC एलसीएम आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए। अब आप ध्यान से देखिए AF प्लस FC, AF प्लस FC ऐड कर दिया जाए, AF AC के इक्वल हो गया, AC अपॉन FC, और AE प्लस EC, AE को और EC को ऐड कर दिया जाए तो ये भी AC के इक्वल हो गया, AC अपॉन में EC। अब ये दो वैल्यूज हैं जो आपस में इक्वल हैं और दोनों वैल्यूज P/Q की फॉर्म में है, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में है, और दोनों के नोमिनेटर्स भी सेम हैं। अब दो वैल्यूज इक्वल हैं, उनके नोमिनेटर्स इक्वल हैं, सेम हैं, तो ये तभी मींस ये हुआ बेटा कि FC जो होगा वो EC के इक्वल होगा। अब आप देख रहे हैं, आपने ये बताया कि E लाइज ऑन AC एंड F आल्सो लाइज ऑन AC। जब E और F दोनों AC पे लाई कर रहे हैं तो देयरफॉर E F E C are collinear points, but F E C are collinear points। अब ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट है और FC EC के इक्वल है, तो ये अगर दोनों डिफरेंट पॉइंट है तो बेटा दोनों डिफरेंट पॉइंट से C की डिस्टेंस अलग अलग होगी। अब FC और EC दोनों इक्वल तभी आएंगे जब F और E दो डिफरेंट पॉइंट ना होकर सेम पॉइंट हो, तभी F से C की डिस्टेंस और E से C की डिस्टेंस इक्वल होगी। तो देयरफॉर इट इज possible only when F and E are coincident points, और यदि ये coincident points हैं then that is, अगर ये दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब F और E सेम पॉइंट्स हैं, then F and E are same points। और F और E यदि सेम पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि DE और DF, therefore DE and DF are same lines instead of two different lines, यानी कि DE और DF दो डिफरेंट लाइन ना होकर सेम लाइन है, और जब ये सेम लाइन है तो आपने एज्यूम किया था कि DF इज पैरेलल टू BC, और DF और DE दोनों सेम लाइंस हैं, तो देयरफॉर DE इज आल्सो पैरेलल टू BC, और यही आपने प्रूव करना पड़ेगा कि DE BC के पैरेलल है, हेंस यही आपने प्रूव करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको दोनों बेसिक थ्योरम्स पे समझ में आ गई होंगी। अब इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।